हेलो एवरीवन, इन टुडेज पार्ट वील डिस्कस अबाउट हेमाटोपोइसिस। तो बेटा हेमाटोपोइसिस क्या होता है? हेमाटोपोइसिस मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो ये वो प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं ब्लड सेल्स की, तो ब्लड सेल्स के अंदर आ जाते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। सो बेसिकली हेमाटोपोइसिस refers to the formation of ब्लड सेल्स का फॉर्म होना, ब्लड सेल्स का फॉर्म होने के साथ साथ उनकी डेवलपमेंट और डिफ्रेंसिएशन। जब ब्लड सेल्स फॉर्म होंगे वो डेवलप होंगे, डिफ्रेंशिएट होंगे। डिफ्रेंशिएट मतलब जब डिफरेंट टाइप ऑफ आरबीसीज बन गए, डब्ल्यूबीसीज के जो डिफरेंट टाइप्स है, जैसे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, फिर उसके अलावा उसके बाकी सेल न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल, बेसोफिल, जब ये फॉर्म हो जाएंगे, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, तब उसके बाद ये अपना बोन मैरो या जहाँ पे भी साइट ऑफ फॉर्मेशन है वहाँ से रिलीज होकर ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर होंगे। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे 3 प्रोसेस आ रहे हैं, एक तो फॉर्मेशन हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है और डिफ्रेंसिएशन हो रही है। अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज़ की, दैट इज द साइट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, या फिर अगर हम बात करें साइट ऑफ हेमाटोपोइसिस। तो हेमाटोपोइसिस स्टार्ट कब होती है? हेमाटोपोइसिस स्टार्ट हो जाती है हमारी अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में, मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन होती है, एग और स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। तो उसी एम्ब्रियोनिक लाइफ के टाइम में बॉडी में ब्लड का बनना शुरू हो जाता है। सो हेमाटोपोइसिस अकर्स एट डिफरेंट साइट्स ड्यूरिंग डिफरेंट डेवलपमेंटल पीरियड्स। हेमाटोपोइसिस occurs at different sites during different stages of our लाइफ। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ये बिगिन कहाँ से होती है, बिगिन मतलब कि इन द फर्स्ट वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो अपने फर्स्ट वीक में डेवलप हो रहे हैं। ठीक है। तो उस टाइम पे हेमाटोपोइसिस कहाँ स्टार्ट हो रही है? लिवर से, और लिवर से माइग्रेट होते हुए ये कहाँ स्प्रेड होनी शुरू हो जाती है? स्प्लीन में, मतलब लिवर और स्प्लीन में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही ड्यूरिंग द 3rd to 7th मंथ, अगर हम 3rd से 7th मंथ तक की बात करें, तब ये मेनली कहाँ हो रही है? स्प्लीन और लिवर में। इसमें सिक्वेंशियल मैनर में हुई थी, पहले लिवर में बिगिन हुई थी, धीरे धीरे करके स्प्लीन में स्टार्ट हुई, लेकिन 3rd से 7th मंथ के बीच में मेनली स्प्लीन और लिवर में हेमाटोपोइसिस हो रही है। उसके बाद 7th मंथ के बाद, आफ्टर 7th मंथ, जो हेमाटोपोइसिस हो रही है वो मेनली कहाँ पे हो रही है? बोन मैरो में। बोन मैरो इज द प्राइमरी हेमाटोपोइटिक ऑर्गन। ठीक है जी। मेनली कहाँ पे हुई? बोन मैरो में। तो सबसे पहले लिवर स्प्लीन में स्टार्ट हुई थी, तो आप कह सकते हो मेनली एम्ब्रियोनिक लाइफ का जो मेन पीरियड था उसमें कहाँ हो रही थी? लिवर और स्प्लीन में। उसके बाद फिर हुई है बोन मैरो में, और बोन मैरो के बाद अगर हम बात करें एक न्यूली बॉर्न इन्फेंट की, तो उसके अंदर, या एक प्रॉपर जो पोस्ट 7 मंथ, जो लास्ट ट्राइमेस्टर वाले टाइम में जो फीटस होता है, उसमें ये कहाँ पे हो रही है? बोन मैरो में। तो इन्फेंट्स में भी बोन मैरो में, आफ्टर 7 मंथ जो लास्ट ट्राइमेस्टर है उस टाइम में भी फीटस के अंदर जो हेमाटोपोइसिस है वो कहाँ पे हो रही है? बोन मैरो में हो रही है। उसके बाद आ जाता है अडल्ट फॉर्म में। जैसे जैसे वी ग्रो एंड डेवलप, द मोर वील ग्रो बिकम अडल्ट, तो उस टाइम पे जो हमारी ब्लड फॉर्मेशन है वो काफ़ी सारी बोन्स में होनी स्टार्ट हो जाती है। तो कहाँ पे होती है? बेसिकली वर्टिब्रे में, फिर रिब्स में, स्टर्नम, इन सब बोन्स की बोन मैरो में ब्लड फॉर्मेशन होती है। स्कल, पेल्विस, proximal end of फेमा, सेक्रम। तो ये सारी बोन्स है बेसिकली जहाँ पे क्या हो रहा है? जहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन इसमें भी फिर यही होता है कि अगर आपने पढ़ा हो कि बोन के अंदर हमारे, या बोन मैरो के अंदर 2 रीजन होते हैं, एक होते हैं रेड रीजन, येलो रीजन। तो फिर धीरे धीरे करके काफ़ी बोन, जैसे हम अडल्ट हो गए, हमारा ब्लड फॉर्मेशन मेनली काफ़ी हद तक हो चुका है, तो फिर जो रेड रीजन है वो रिड्यूस हो जाएगा, येलो रीजन बढ़ जाएगा। देयर विल बी ओनली फ्यू बोन्स जिनकी बोन मैरो में ब्लड फॉर्मेशन होगा, बाकी जो होंगी वो फैट टिश्यूज को स्टोर कर रही होंगी। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द साइट ऑफ बोन मैरो। तो लिवर में हो रहा है, स्प्लीन में हो रहा है और बोन मैरो में हो रहा है। दिस वाज अबाउट द साइट ऑफ हेमाटोपोइसिस। द नेक्स्ट थिंग इज नेचर ऑफ हेमाटोपोइसिस। देखो, हेमाटोपोइसिस मतलब कि ब्लड फॉर्मेशन होना। ब्लड फॉर्मेशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ब्लड फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है हमारे हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हेमाटोपोइटिक स्टेम
सेल, इसका नेचर क्या है? ये नेचर में प्लूरीपोटेंट है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये नेचर में क्या है? प्लूरीपोटेंट। एक होते हैं टोटीपोटेंट। देयर आर 2-3 डिफरेंट टर्म्स, टोटीपोटेंसी, प्लूरीपोटेंसी या मल्टीपोटेंसी। तो बेसिकली ये प्लूरीपोटेंट और हम कह सकते हैं मल्टीपोटेंट है। क्यों ये ऐसा है? क्योंकि इसके पास एबिलिटी है, हमारे हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स के पास दो एबिलिटी है। एक तो इसके पास एबिलिटी है टू डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप इन वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। हमारे ब्लड के अंदर बहुत टाइप के सेल्स होते हैं, तो ये सारे सेल्स इस एक सेल के थ्रू ओरिजिनेट हो सकते हैं। दूसरा, इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ रिन्यूअल। ये ब्लड के सेल्स के साथ साथ वापस और हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स भी बनाता है, सो दैट द हेमाटोपोइसिस मस्ट गो ऑन। ठीक है, तो एक बहुत डिफरेंट टाइप के सेल्स बना रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? मल्टीपोटेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट के सेल्फ रिन्यूअल भी कर रहा है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज मिलकर हम इसको क्या बोल रहे हैं? प्लूरीपोटेंट सेल्स बोल रहे हैं। जब हम कहते हैं कि मल्टीपोटेंट सेल्स का मतलब कि वो बहुत टाइप के सेल्स बना रहे हैं। बहुत टाइप के सेल्स में वो कौन से सेल्स बना रहा है? आरबीसीज। अब आरबीसीज तो मतलब कि हो गई इराइथ्रोसाइट्स। ठीक है, उसके अलावा बनती हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बनेंगी, वो होंगी थ्रोम्बोसाइट, और वो बनती हैं मेगाकैरियोसाइट से। तो पहले बनेगा मेगाकैरियोसाइट और उसके बाद बनेंगे हमारे थ्रोम्बोसाइट्स, दैट इज द प्लेटलेट्स। उसके बाद आ जाते हैं हमारे डब्ल्यूबीसीज। अब अगर आपको याद हो या आपने सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम पढ़े हैं तो आपको पता है कि डब्ल्यूबीसीज बहुत सारे टाइप के होते हैं। ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट, तो उसके अंदर हमारे न्यूट्रोफिल्स, फिर उसके अलावा बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, और इनमें भी फर्दर इनकी और सब डिविजन्स भी होती हैं, जैसे कि हमारे हो जाते हैं टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, फिर प्लाज्मा सेल्स बन रहे हैं, उसके अलावा मास्ट सेल्स बनते हैं। तो ये सारा मतलब कि मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रोड्यूस, तो इसीलिए दीज आर मल्टीपोटेंट ऑल्सो। तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें जो कि हेमाटोपोइसिस को एक्सप्लेन करती है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, इसको हम क्या बोलते हैं? एचएससी, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल। अब ये जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है, एक तो वो खुद को ही जनरेट करेगा, प्लस उससे मेन हो रही है दो सीरीज, माइलॉइड प्रोजेनेटर और लिम्फॉइड प्रोजेनेटर। मतलब कि एक माइलॉइड सीरीज बनेगी और एक लिम्फॉइड सीरीज बनेगी। जब हम बात करते हैं माइलॉइड सीरीज की, तो माइलॉइड सीरीज से इवेंचुअली क्या बनता है? प्लेटलेट, आरबीसीज एंड ऑल द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज लाइक मोनोसाइट्स, डेंड्रिटिक सेल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। ये सारे किससे बन रहे हैं? माइलॉइड सीरीज से। बट बेटा ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ऑल दिस इज नॉट हैपनिंग जस्ट इन वन स्टेप। ना ही ऐसा हो रहा है जहाँ इस जो डायग्राम में हमें दिख रहा है कि प्रोजेनेटर से बना मेगा कैरियोसाइट और मेगा कैरियोसाइट से बन गया प्लेटलेट्स। नो, ये मेगा कैरियोसाइट्स बनने के लिए भी बीच में 2-3 इंटरमीडिएट सेल थे, और उसके बाद ये मेगा कैरियोसाइट ब्रेकडाउन होकर प्लेटलेट बनाता है। सिमिलरली इराइथ्रोब्लास्ट बनेगा, उसके बाद 2-3 टाइप के सेल्स उनके इंटरमीडिएटरी फॉर्म्स होंगी, फाइनली डेवलप्ड फॉर्म है इराइथ्रोसाइट। ठीक है, तो आपको अभी इस डायग्राम के थ्रू क्या याद रखना है? आपको इस डायग्राम के थ्रू याद रखना है मेन इनके प्रोजेनेटर्स की जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है वो मेनली दो किस में डिवाइड हुई? माइलॉइड सीरीज में और लिम्फॉइड सीरीज में। माइलॉइड से जो प्रिकर्सर सेल्स बन रहे हैं वो कौन से हैं? मेगा कैरियोसाइट विच विल इवेंचुअली फॉर्म प्लेटलेट्स, इराइथ्रोब्लास्ट जो कि इराइथ्रोसाइट बना रहे हैं, मोनोब्लास्ट जो कि मोनोसाइट और डेंड्रिटिक सेल्स बना रहे हैं। इसमें चीफली आपको मोनोसाइट याद रखना इंपॉर्टेंट है, और माइलोब्लास्ट जिससे बन रहे हैं हमारे बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। सो बेसिकली माइलोब्लास्ट से डिफरेंट प्रोजेनेटर्स बनते हैं। बेसोफिल प्रोजेनेटर बनेगा वो बेसोफिल बनाएगा, इओसिनोफिल प्रोजेनेटर बनेगा वो इओसिनोफिल बनाएगा, और न्यूट्रोफिल प्रोजेनेटर बनेगा तो वो न्यूट्रोफिल बनाएगा। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, पहले दो सीरीज बनी, माइलॉइड एंड लिम्फॉइड। अगर हम माइलॉइड सीरीज़ की बात करें तो माइलॉइड सीरीज़ से हमें 4 प्रिकर्सर्स मिल रहे हैं। 4 प्रिकर्सर कौन कौन से हैं? मेगाकैरियोसाइट, इराइथ्रोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट एंड माइलोब्लास्ट। मोनोब्लास्ट और माइलोब्लास्ट बहुत मिलते जुलते नाम लगते हैं। ठीक है, उसके बाद मेगाकैरियोसाइट विल इवेंचुअली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट, इराइथ्रोब्लास्ट इन इराइथ्रोसाइट्स, मोनोब्लास्ट इन मोनोसाइट एंड डेंड्रिटिक सेल, एंड माइलोब्लास्ट से 3 प्रोजेनेटर्स बनेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स के, विच विल फॉर्म द 3 रिस्पेक्टिव टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स। अब अगर हम बात करते हैं लिम्फॉइड प्रोजेनेटर की, लिम्फॉइड प्रोजेनेटर बेसिकली वो सेल्स बनाते हैं जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में काम आते हैं, विच आर मेनली लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट दो टाइप के हैं, बी सेल्स और टी सेल। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होते हैं। बी सेल प्रिकर्सर से बनेंगे बी लिम्फोसाइट विच आर बी लिम्फोसाइट्स, और या जिनको हम बी सेल्स, और उसी से प्लाज्मा सेल्स भी बनते हैं बाद में इनसे। ठीक है, और टी सेल प्रिकर्सर से हमें मिलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स बनेंगे। टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो टी हेल्पर भी हो सकते हैं, टी साइटोटॉक्सिक भी हो सकते हैं, उसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स और कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो ये जितने भी जो फॉर्मेशंस हो रही है, तो बेसिक लाइनेज कहाँ से स्टार्ट हुई थी? हेमाटोपोइटिक। हेमाटोपोइटिक से जो लिम्फॉइड प्रोजेनेटर बने उससे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ टी सेल्स और बी सेल्स मिले।
इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो आई विल सजेस्ट कि डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हिमेटोपोइटिक सेल जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, बोन मैरो में। दो सीरीज बन रही है, माइलॉइड एंड लिम्फॉइड। माइलॉइड सीरीज से बेसिकली हमें क्या मिल रहा है, मेगा कैरियोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, इराइथ्रोसाइट, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल। मोनोसाइट कुड बी ऑफ टू टाइप, डेंड्रिटिक एंड मैक्रोफेजेस। और मेगा कैरियोसाइट विल लीड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। लिम्फॉइड प्रोजेनेटर जो हैं उससे बन रहे हैं टी सेल, बी सेल और एन के सेल्स, और बी सेल्स बाद में प्लाज्मा सेल्स भी फॉर्म करते हैं। अनदर फ्लो चार्ट देखो, बुक टू बुक थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो होती है वो वेरी करती है। इट डिपेंड्स आपकी कोर्स बुक या जो कोर्स मटेरियल है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप पढ़ रहे हो, जिस कोर्स के लिए आप पढ़ रहे हो, उसमें क्या डिटेल दी हुई है। देर आर सर्टेन कोर्सेज, सपोज अगर आप कोई लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हो या कोई पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको आरबीसीज बनने के सारे स्टेप, सारी सीरीज पढ़ाई जाएंगी। या अगर आप किसी डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज के जितने इंटरमीडिएटरी फॉर्म्स हैं वो सारे पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। बट अगर आप ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रहे हो या आप +2 के लिए पढ़ रहे हो या और किसी बेसिक कोर्स के लिए पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे हम सारे प्रोजेनेटर्स को याद नहीं रखते। हम बेसिकली फर्स्ट जो मेन प्रोजेनेटर है और जो फाइनल आउटकम है वो लर्न करते हैं। ठीक है। अगेन, मल्टीपोटेंशियल हेमेटोपोइटिक सेल, एक तो ये खुद को ही रिफॉर्म कर रहा है, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। माइलॉइड प्रोजेनेटर बनेंगे, लिम्फॉइड प्रोजेनेटर बनेंगे। माइलॉइड प्रोजेनेटर में मेगा कैरियोसाइट, आप पिक्चर से डिपिक्ट कर सकते हो। देखो, पिक्चर्स और डायग्राम्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल कम टू इट आफ्टर 1 मिनट और अ वाइल। अगर आप यहाँ पे देखो, उन्होंने मेगा कैरियोसाइट को कितना बड़ा बनाया, बिकॉज एक्चुअली हमारे बोन मैरो का, अगर आपसे पूछा जाए बोन मैरो का सबसे बड़ा सेल कौन सा है, बोन मैरो में सबसे बड़ा सेल मेगा कैरियोसाइट है। ठीक है। लेकिन अगर यही पूछें कि बताओ हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर सबसे बड़ा सेल कौन सा है, तो हमारे ब्लड के अंदर सबसे बड़ा सेल है मोनोसाइट। जब ये मेगा कैरियोसाइट बनता है तो ये पिंच ऑफ होता है और बहुत सारे प्लेटलेट्स निकलते हैं, विच आर थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एराइथ्रोसाइट, मास्ट सेल, प्लस माइलोब्लास्ट सीरीज बन रही है। माइलोब्लास्ट सीरीज में हमें क्या मिलेगा, ग्रान्यूलोसाइट्स मिल रहे हैं और साथ में मिल रहे हैं मोनोसाइट। ठीक है। इसमें अभी हमने पढ़ा था एक डायग्राम में, उसमें माइलोब्लास्ट आपको अलग दिखाया था और मोनोब्लास्ट आपको अलग अलग दिखाया था। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द इंफॉर्मेशन विल डिफर फ्रॉम वन बुक टू अनदर। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन में फ़र्क होता है, सो प्लीज़ रेफर टू योर कोर्स बुक एज वेल कि वहाँ पे स्पेसिफिकली क्या मेंशन है। ठीक है। लिम्फॉइड प्रोजेनेटर से एन के सेल्स बन रहे हैं और लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं। इनको कई बुक में ऐसे भी लिखा हुआ होता है कि स्मॉल लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं और लार्ज लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं। स्मॉल लिम्फोसाइट्स विल बी टी एंड बी एंड लार्ज विल बी एन के सेल्स। ठीक है। और बाद में बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। हाँ जी। आई वॉज टेलिंग वन मोर थिंग कि डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम्स क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप सपोज करो, आप कंपेयर करो ग्रैन्युलोसाइट्स को, तो अगर सपोज आप कोई पेरिफेरल स्मीयर या कोई ब्लड स्मीयर ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए न्यूट्रोफिल कैसे लगता है। न्यूट्रोफिल में हमने पढ़ा था, जब मैंने आपको सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम पढ़ाए थे, तब हमने पढ़ा था न्यूट्रोफिल में 5 to 6 लोब्स होती हैं। उसका जो कलर होता है वो बेसिक, साइटोप्लाज्म जो होता है वो बेसिक कलर का होता है, ब्लूइश टू पर्पल कलर होता है। इओसिनोफिल बाइलोब्ड होता है, उसका साइटोप्लाज्म एसिडिक होता है, तो वो पिंक टू रेडिश कलर का होता है। मोनोसाइट सबसे बड़ा सेल है, उसका किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। बेसोफिल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो ब्लैक होता है, सॉरी डार्क ब्लू होता है, प्लस ग्रैन्युलेटेड होता है। बहुत सारे ग्रैन्यूल्स यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। इराइथ्रोसाइट आरबीसीज को तो हम अलग से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगेन, हमें ब्लड स्मेयर अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पे प्लेटलेट मिलेंगे। अगर कोई जो अबनॉर्मल ब्लड स्मेयर्स होते हैं, किसी अबनॉर्मल पेशेंट का ब्लड है, तो हो सकता है कि उनके अंदर हमें मेगा कैरोसाइट या इनकी और कोई प्रोजेनेटर सीरीज भी मिले। ठीक है। लिम्फोसाइट सबसे स्मॉल होते हैं। लिम्फोसाइट्स बेसिकली राउंड कलर के होते हैं, उनका डार्क न्यूक्लियस होता है और साइड पे एक स्काई ब्लू कलर की हमें से बाउंड्री नजर आ रही होगी। सो दीज डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, अगर आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो। इसीलिए कई जगहों पे, कई कोर्सेज या कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस में रूल्स होते हैं। जब आप हेमाटोपोइसिस आपसे पूछा जाता है, तो टीचर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट यू, योर कोर्स टीचर, योर सब्जेक्ट टीचर विल स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट कि हाँ, आपको डायग्राम बनाने हैं, एंड दैट टू कलर्ड। यू कैन नॉट ड्रॉ ब्लैक पेंसिल से या पेन से डायग्राम बना दो, बिकॉज कलर डिफ्रेंसिएशन दिखाना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अगेन, एज आई टोल्ड यू, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हेमाटोपोइसिस, तो हेमाटोपोइसिस में वी आर मेनली कंसर्न्ड अबाउट कि हाँ, कौन से सेल से क्या बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हेमाटोपोइटिक सेल्स थे, उनसे बना माइलॉइड प्रोजेनेटर, लिम्फॉइड प्रोजेनेटर। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, मेगा कैरियोब्लास्ट बनेगा, मेगा कैरियोब्लास्ट से बनेगा प्रो मेगा कैरियोसाइट, देन मेगा कैरियोसाइट विच विल लीड इनटू थ्रोम्बोसाइट। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आपसे थ्रोम्बोसाइट की फॉर्मेशन पूछी जा रही है, तो उसमें आपको याद रखना है कि इंटरमीडिएट स्टेजेस कौन सी है, मेगा कैरियोब्लास्ट, फिर प्रो मेगा कैरियोसाइट, उसके बाद मेगा कैरियोसाइट बनता है। उसके अलावा अगर आरबीसीज, इराइथ्रोसाइट मतलब कि इराइथ्रोपोइसिस पूछा जा रहा है, तो जो फर्स्ट स्टेज बन रही है दैट इज प्रो इराइथ्रोब्लास्ट। उसके बाद बेसोफिलिक इराइथ्रोब्लास्ट, उसके बाद पॉलीक्रोमैटिक इराइथ्रोब्लास्ट, देन ऑर्थोक्रोमैटिक इराइथ्रोब्लास्ट, और फिर लास्ट में पॉलीक्रोमैटिक इराइथ्रोसाइट, जिसको हम रेटिकुलोसाइट भी बोलते हैं। और उसके बाद आता है हमारा इराइथ्रोसाइट। तो उसके बाद स्टेजेस कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 स्टेजेस के बाद हमारा फाइनल आरबीसी बन रहा है। ठीक है। प्लस इसमें जैसे जैसे करके आप देखोगे सेल का साइज चेंज होता है, साइटोप्लाज्म धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, न्यूक्लियस धीरे धीरे करके छोटा हो रहा है। तो ये सारे चेंजेस आपको
याद भी रखने हैं और शो भी करने हैं डायग्राम में। टॉकिंग अबाउट माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट से हमें मोनोब्लास्ट मिल सकता है, प्लस हमारे ग्रैन्युलर साइट की सीरीज मिलेगी। तो दीज आर द नेम्स ऑफ सर्टेन इंटरमीडिएटरी फ्रॉम। अगर हम बेसोफिल्स की बात करें तो बन रहा है बेसोफिलिक प्रोमाइलोसाइट, बेसोफिलिक माइलोसाइट, बेसोफिलिक मेटामाइलोसाइट, बेसोफिलिक बैंड, और उसके बाद हमें मिला बेसोफिल। Similarly, neutrophilic promyelocyte, neutrophilic myelocyte, neutrophilic metamyelocyte, then neutrophilic band, and the final out product is neutrophil. ठीक है. The next one same for erythrocyte, erythrocyte नहीं, eosinophil. And आ जाते हैं मोनोसाइट के लिए. मोनोसाइट में इतने सारे इंटरमीडिएटरी स्टेजेस नहीं है, तो आपको ये याद रखना है माइलॉइड प्रोजेनेटर से बना माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट से हमें क्या मिला मोनोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट से प्रोमोनोसाइट, और उसके बाद बना मोनोसाइट. तो अगर आप देखो थ्रोम्बोपोइसिस में, मतलब प्लेटलेट की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोपोइसिस. मोनोसाइट्स की फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, मोनोसाइटोपोइसिस. जितने भी ग्रैन्युलोसाइट्स हैं उनको बोलेंगे ग्रैन्युलोपोइसिस. आरबीसीज की फॉर्मेशन को इराइथ्रोपोइसिस, और इसी तरह इस पूरी सीरीज को हम क्या बोलेंगे, हिमाटोपोइसिस. ठीक है. लिम्फोसाइट की अगर बात करें तो जो लिम्फॉइड प्रोजेनेटर्स होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, लिम्फोब्लास्ट मिलते हैं. वो चेंज होंगे प्रो लिम्फोसाइट में, और वो चेंज हो जाएंगे फाइनली स्मॉल एंड लार्ज लिम्फोसाइट में. द स्मॉल लिम्फोसाइट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट, एंड लार्ज लिम्फोसाइट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल किलर सेल्स. अगर आप इस डायग्राम में देखो, अपार्ट फ्रॉम द डायग्राम, द कलर, द ऑल द स्टेजेस, 2 more इन्फॉर्मेशन आर गिवन टू यू. ये यहाँ पे मार्क करा हुआ है बोन मैरो. बोन मैरो का मतलब है कि ये जितनी भी स्टेजेस हैं ये सारी हमें कहाँ देखने के लिए मिल रही है, बोन मैरो में. मतलब मेगा कैरियोसाइट हमें नॉर्मली बोन मैरो के स्मीयर में मिलेगा. पॉलीक्रोमेटिक इराइथ्रोसाइट मतलब कि रेटिकुलोसाइट या बेसोफिलिक बैंड या न्यूट्रोफिलिक बैंड या इओसिनोफिलिक बैंड, ये सारी स्टेजेस हमें कहाँ देखने के लिए मिलेंगी, बोन मैरो में. ब्लड के अंदर ये रिलीज होते हैं जब ये पूरे तरीके से डिफरेंशिएट और डेवलप हो जाते हैं. तो ब्लड के अंदर नॉर्मली हमें प्लेटलेट, आरबीसी, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है. इसके अलावा हम कुछ सेल्स पढ़ते हैं विच आर मास्ट सेल मैक्रोफेजेस. ठीक है. तो उनमें से मास्ट सेल, टिश्यू के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिल सकता है, मास्ट सेल. अगर डब्ल्यूबीसी माइग्रेट कर जाता है टिश्यू के अंदर तो वो वहाँ पे जाके मास्ट सेल बना सकता है. ठीक है. या फिर मोनोसाइट, मोनोसाइट जब टिश्यू के अंदर चला जाए तो वो वहाँ पे जाके मैक्रोफेज या डेंड्रिटिक सेल बना सकते हैं. लिम्फोसाइट टिश्यू के अंदर क्या फॉर्म कर सकते हैं, प्लाज्मा सेल्स फॉर्म कर सकते हैं. सो बेसिकली आपको यहाँ पे लोकेशन दिखाई हुई है कि नॉर्मली मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स वगैरह ये हमें ज़्यादातर कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, टिश्यू. उसके अलावा दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड पे देखो, ये जो है वो स्टेम सेल्स है. ठीक है. उसके बाद सेकंड सीरीज यहाँ पे जो हमें मिल रहे हैं ये हैं हमारे कमिटेड प्रोजेनेटर सेल. मतलब कि यहाँ तक ये कमिटेड नहीं थे, मतलब कि लिम्फॉइड प्रोजेनेटर वाज नॉट एक्चुअली कमिटेड कि वो कौन सा लिम्फोसाइट बनाने वाला है. ठीक है. या माइलोब्लास्ट वाज माइलॉइड प्रोजेनेटर वाज नॉट कमिटेड कि वो कौन सा. लेकिन वंस अगर उसके बाद की स्टेजेस हम देखें, धीरे धीरे करके ये कमिटेड हो जाते हैं. अगर मैं बोलूँ बेसोफिलिक प्रोमाइलोसाइट, तो यहाँ पे ये 100% कमिटेड है कि अब ये सेल क्या बनने वाला है, बेसोफिल. ठीक है. तो जैसे 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 हम सीरीज में नीचे आ रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, थर्ड या फोर्थ स्टेज के बाद हमें कमिटेड सेल्स मिल रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वील टॉक अबाउट इज रेगुलेशन ऑफ हेमाटोपोइसिस. अगर हम रेगुलेशन ऑफ हेमाटोपोइसिस की बात करें तो इसका मतलब है हेमाटोपोइसिस हो कैसे रही है, कौन इसको रेगुलेट कर रहा है. सो बेसिकली देर आर 2 थिंग्स. एक तो है जेनेटिक रेगुलेशन, द नेक्स्ट वन इज हार्मोनल रेगुलेशन, या हार्मोनल की जगह हम बोल सकते हैं केमिकल रेगुलेशन. जेनेटिक रेगुलेशन का मतलब क्या है, ऑब्वियसली दैट हेमाटोपोइसिस, दिस डिफरेंशिएशन ऑफ hematopoietic stem cell to different type of blood cells is expressed ड्यू टू सम जीन्स. ऑब्वियसली ये जो चेंज हो रहा है, ये जो सेल्स की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसको कोई ना कोई तो जीन रेगुलेट कर रहा होगा. हमारी बॉडी के अंदर कोई भी काम होता है तो उसके लिए हमारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना. जीन्स रिस्पेक्टिव आरएनए बनाएंगे, उससे रिस्पेक्टिव प्रोटीन्स बनेंगे, तभी जाके वो काम होगा. तो यहाँ पे अगर हम जीन्स की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट है. कुछ आइडेंटिफाई हो चुके हैं और हम ये मान के चलते हैं कि कुछ अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए जो आगे जाके डेफिनेटली आइडेंटिफाई होंगे. जैसे कि GATA जीन, उसके अलावा GATA2 भी एक होता है, उसके अलावा एक जीन होता है इकारोस. ठीक है. सो देर आर सर्टेन जीन्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अब इसकी स्टडी कैसे करी गई, एक तरीका था नॉकआउट वे. जब माइस में से एक एक करके जीन्स को नॉकआउट करा गया, मान लो चूहे में से, माइस के डीएनए में से किसी एक जीन को हमने निकाल दिया, फिर हमने देखा कि इस जीन के निकालने से उसके हेमाटोपोइसिस पे, उसके ब्लड में क्या फ़र्क आया. तो उससे हमें पता चला कि कौन सा जीन बेसिकली किस सीरीज़ या किस डिफ्रेंसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. फाइन. सो हेयर इज़ अ टेबल.
हमारे पास कौन कौन से जीन्स या फैक्टर्स अभी तक जो हमें नोन है, GATA1, GATA2, PU1, BMI1, इकारोस और OCT2। इसमें से GATA1 जो है वो स्पेसिफिकली इराइथ्रोड सीरीज को ही डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है या रेगुलेट करता है। मतलब अगर GATA1 हटा देंगे तो इराइथ्रोपोइसिस विल नॉट टेक प्लेस, RBC फॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस, बट अदर सेल्स, अदर WBCs एंड अदर सेल्स विल डेफिनेटली फॉर्म इन एन अनअफेक्टेड मैनर। GATA2 रिमूव करने से सारी सीरीज अफेक्ट हुई, मतलब कि ये इराइथ्रोइड, माइलॉइड और लिम्फोइड सारी सीरीज को रेगुलेट करता है। PU1 जो है वो इराइथ्रोइड की मैच्योरेशनल स्टेज पे, मतलब लेटर की स्टेजेस में वो हेल्प करता है। अगर ये जीन हट जाएगा या ये जीन डिफेक्टिव हो जाएगा तो वो जो सेल्स है वो अपने पूरे तरीके से डेवलप हो ही नहीं पाएंगे, मैच्योर फॉर्म में आ ही नहीं पाएंगे। BMI1 पूरी हेमाटोपोइसिस को रेगुलेट करता है। इकारोस जो है वो सिर्फ लिम्फोइड को। तो अगर अभी हम ओनली वाली बात करें तो हमने देखा ओनली इराइथ्रोड को कौन अफेक्ट करता है, GATA1। ओनली लिम्फोइड को कौन अफेक्ट करता है, इकारोजीन। और उसके अलावा है OCT2 जीन, वो किसको रेगुलेट करता है, बी लिम्फोइड को। मतलब कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ बी सेल्स इनटू प्लाज्मा सेल, जब बी सेल से प्लाज्मा सेल्स बनते हैं तो उसके रेगुलेशन में OCT2 का काम होता है। ठीक है, तो ये था हमारा जेनेटिक रेगुलेशन, दैट वेरियस जीन्स विच आर हेल्पिंग या विच आर contributing some role in the hematopoiesis. Now coming back to this genetic regulation आपने देख लिया. The next one is hormonal या chemical regulation. So there are certain chemicals regulate the formation of different type of blood cells, और इन केमिकल्स को हमने जनरली नाम क्या दे दिया, हेमाटोपोइटिक साइटोकाइंस। हेमाटोपोइटिक साइटोकाइंस। सो बहुत सारे हेमाटोपोइटिक साइटोकाइंस जो हैं वो हमारे पास मतलब अभी तक हमें नोन है, जैसे कि CFU। CFU का मतलब है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। उसके अलावा देर आर वेरियस ILs मतलब कि इंटरल्यूकिन्स। अगर आपने साइटोकाइंस पढ़े हैं तो उसमें भी आपने इनमें से कुछ जो है वो पढ़े होंगे कि CSF, उसके अलावा आ जाता है CSF, सॉरी, दिस इज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। के भी अलग अलग टाइप के होते हैं, MCSF, GCSF, वो डिपेंड करता है वो कौन सी सीरीज को कंट्रोल करे। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है EPO, दैट इज इराइथ्रोप्रोटीन। सो वील डिस्कस अबाउट हेमाटोपोइटिक साइटोकाइंस इन अ डिफरेंट लेक्चर, जहाँ पे हम इसको डिटेल में, थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ ये देखा कि देयर आर केमिकल्स जो हेमाटोपोइसिस को कंट्रोल करते हैं, उनको हम बोलते हैं हेमाटोपोइटिक साइटोकाइंस, और उनके कुछ एग्जांपल हो गए इराइथ्रोपोइटिन, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, इंटरल्यूकिन्स, या फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। ठीक है, ये सारे हो गए। अगर आप इसका एक फ्लो चार्ट देखो, यस, सो हियर इज द फ्लो चार्ट जहाँ पे आपको दिख रहा है। जैसे मान लो कि ये जो स्मॉल लिम्फोसाइट है, इसको लिम्फोसाइट में चेंज करने में ये सारे इंटरल्यूकिन्स जो है वो हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह माइलॉइड प्रोजेनेटर से माइलोब्लास्ट बनने में GM-CSF हेल्प करता है। उसके अलावा इराइथ्रोसाइट के फॉर्मेशन में ये सारे हेल्प करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट केमिकल्स जो अपार्ट फ्रॉम जीन्स इनका इंपॉर्टेंट रोल है रेगुलेशन करने में, हेमाटोपोइसिस को होने देने में, हेमाटोपोइटिक में आने वाले चेंजेस को रेगुलेट करने में। सो वील डिस्कस अबाउट द हेमाटोपोइटिक साइटोकाइंस इन डिफरेंट वीडियो। टिल देन आई होप आपको हेमाटोपोइसिस की सीरीज समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। ऑल द बेस्ट।